Now the first type of bonding is the ionic or electrovalent bonding. Make sure the two of the names are for the same thing, for the same bonding, either ionic or either electrovalent. अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि electrovalent bonding कोई और काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग है और आयोनिक कोई और काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेम ही बॉन्डिंग के टू नेम्स, और अक्सर एग्जाम में भी चेकर यही करता है कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कोई एक नाम लिख देता है. बच्चे आयोनिक बॉन्डिंग से के नाम से याद करके बैठ जाते हैं, और अगर पेपर में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग के नाम से आ जाता है तो बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग कौन सी थी, हमने तो आयोनिक पढ़ी थी. तो ये दोनों नामों से आपको मेमोराइज करना है, ठीक है. अच्छा, अब इट इज़ सच काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग, यानी कि ऐसी बॉन्डिंग है एटम्स के दरमियान. ऐसी आप बॉन्डिंग आप सिंपल कहने हैं कि जोड़, किस तरीके से वो आपस में बॉन्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं. सही. अब क्यों जुड़ते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न एंड व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस कि किन कंडीशंस में वो आपस में उनके दरमियान बाइंडिंग हो जाती है. सो वी विल स्टडी अंडर इट. So such kind of a bonding, अगर हम as far as considering its definition, the electrostatic force of attraction that binds oppositely charged ion together called ionic bonding. अगर आप इसकी definition से पढ़ें तो इसमें बता रहे हैं कि एक the generation of the force of attraction, यानी कि force of attraction का generate हो जाना और oppositely charged ions का आपस में held हो जाना, और उसके नतीजे में जो binding हो रही है वो ionic bonding कहलाएगी. Now what is this? अब ये जो बात है इसको हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियरिफाई हो जाए. और इन सिंपल टर्म्स में आपको अगर एक बात बताऊं, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि आयोनिक बॉन्डिंग है क्या. सो इट इज़ सिंपली द ट्रांसफ़र ऑफ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाना, डिपेंडिंग अपॉन देयर सर्कमस्टेंसेस एंड देयर नीड. As we have discussed it earlier, कि देखिए इस दुनिया में भी जो हर इंसान जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है. दैट दे वांट टू बी स्टेबल, कि स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या हो, प्रॉपर एजुकेशन हो, लग्जरियस हाउस हो एंड ऑल दैट, जिसकी जो भी नीड है, जिसको स्टेबल होने के लिए जो भी चाहिए. सो एटम्स ऑल्सो वांट टू गेट द स्टेबल एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ देयर स्टेबिलिटी. ऑल दे वांट इज ओनली टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. ईच ऑफ द एटम वांट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, and for that they have to get the 8 electron in their valence shell. So for the such sake or for their such need, they will ultimately do binding or any other way to complete their octet. देखिए बॉन्डिंग भी एक तरीका है उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने का. वो आपकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिफाई होगा कि हाउ दे विल अल्टीमेटली कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय दीज टाइप ऑफ बॉन्डिंग. अब जैसे देखें, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, द एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम इज 11. द मैथड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी हैव स्टडीड अर्लियर. हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेथड पहले डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कैसे होती है. यानी कि सिंपली इलेक्ट्रॉन्स का उनके रिस्पेक्टिव शेल्स में प्लेस करने का जो मेथड होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. नाउ सोडियम, पहला शेल जो होता है उसकी अकोमोडेशन हमेशा 2 होती है, यानी कि द कैपेसिटी फॉर द फर्स्ट शेल इज ओनली 2. पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वेयर इज द सेकंड शेल हैव द अकोमोडेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. if I am placing the electrons of the sodium which has the atomic number of 11, पहले शेल में मैंने 2 रखे, दूसरे शेल में मैंने 8 रखे. I have to accommodate how many electrons? 11 electrons. Now in last electron there will only 1 electron come, although it has the capacity of 8 more electrons, but हमारे पास सिर्फ 11 है, तो हमें उसके रिस्पेक्ट से इन्हें प्लेस करना है. पहले शेल में मैंने 2 रखे, दूसरे में 8 रखे क्योंकि 8 की कैपेसिटी थी. लास्ट शेल के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा, जबकि उसकी कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की. सो दिस इज द मेथड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ कंसिडरिंग क्लोरीन, इट हैज़ द एटॉमिक नंबर 17. इफ वी प्लेसिंग इट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 17 है. 17 हमें पूरे करने तो कैसे करेंगे, आखिरी शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ऑल्दो द लास्ट शेल हैव द कैपेसिटी फॉर 8 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इस कंडीशन में क्या होता है, यानी कि ऐसी कंडीशन अगर आप देखें, सोडियम को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क फॉर इट. वेयर एज क्लोरीन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 मोर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, विच इज़ क्वाइट ईजियर फॉर द क्लोरीन. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना इज सच अ चैलेंजिंग थिंग, और एक एटम के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेना
इज अ easier थिंग। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा क्लोरीन को। एंड वी हैव स्टडीड अर्लियर कि जो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, इट विल अल्टीमेटली गेट द पॉजिटिव चार्ज ऑन इट because it is electropositive. It has a tendency to give electron. So this sodium will ultimately get a positive charge on its structure, whereas chlorine, which has a tendency to get the electron, will ultimately get the negative charge on it because it is electronegative. It has a tendency to gain electron. So this is the reason कि इनकी स्टेबिलिटी के हिसाब से इन्होंने देखा कि इन दोनों ने डिसाइड किया कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और तुम्हें 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो तुम मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो और अपना ये शेल खत्म कर दो। फिर इसका जो वैलेंस सेल होगा वो यही शेल बचेगा जो पहले वाला शेल था और उसमें 8 थे, तो उसका वैलेंस सेल भी कंप्लीट हो रहा है इन अ केस और इसका वैलेंस सेल भी कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, ये एक बात हो गई। एक और बात कि स्टेबिलिटी के लिहाज से एक तो ये बात डिसाइड हुई कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, और दूसरा अगर आप पर्सपेक्टिव देखें कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। It means it has a more tendency to take the electron from sodium. हमने पहले पढ़ा था, जब हमने ट्रेंड्स पढ़े थे, ग्रुप्स पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था कि as we move towards along the period, हम आगे वाले एलिमेंट्स में जाएंगे तो उनमें एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। एंड द क्लोरीन बिलोंग्स टू द ग्रुप 7 है, whereas सोडियम बिलोंग्स टू द ग्रुप 1 है। ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, तो इसकी टेंडेंसी ऑफ कैचिंग इलेक्ट्रॉन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर as compared to the sodium. So there is the reason the sodium will take this electron from the sodium and get negative charge on it, and the sodium will give it 1 electron to the chlorine and get positive charge on it. अच्छा, अगर मैं इसको इक्वेशन से रिप्रेजेंट करूँ, इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करता है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट साइड पे डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो मैंने इक्वेशन के इस साइड पे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है एंड इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज। जबकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम रिएक्टेंट साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। क्लोरीन विल गेट 1 इलेक्ट्रॉन एंड गेट नेगेटिव चार्ज ऑन इट, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो मैंने रिएक्टेंट साइड पे इसको बना दिया। एंड इन दोनों के नतीजे में क्या होगा, NaCl फॉर्म होगा, दिस Na एंड Cl। अच्छा, वन थिंग मोर कि अब आपका सवाल ये होगा कि दिस मस्ट बी राइज। जब मैं अपने इस वक्त में थी तो मेरे जहन में भी ये सवाल होता था कि जब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, सो व्हाई दे गेट अ बॉन्ड, इनके दरमियान बॉन्डिंग क्यों हो रही है, व्हाई दे डू गेट अटैच? बिकॉज द रीजन इज कि एक ने जब इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने जब इलेक्ट्रॉन लिया, तो उनके दरमियान क्या हुए, चार्जेस डेवलप हो गए। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इलेक्ट्रॉन लेने के नतीजे में सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया इलेक्ट्रॉन देने के नतीजे में। सो अल्टीमेटली क्या होगा, जब वेन एवर अपोजिट चार्जेस गेट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जब भी अपोजिट चार्जेस आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेचुरल चीज़ है। हमने पहले भी पढ़ा था ना, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव होता है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेचुरल चीज़ है। तो यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके दरमियान बॉन्डिंग का बाइस बनेगी। सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल अल्टीमेटली फॉर्म द बॉन्ड इन दैम। So this kind of a bonding in which there is a complete transfer of electron take place, and due to the generation of the positive and negative charges, a force of attraction generate between them and ultimately form a bond between them. Such kind of a bonding is called ionic bonding. This is the simple method. इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी मेथड पढ़ लिया होगा। ये रिएक्टेंट पे देख लें कि इसने अपना एक ही इसके वैलेंस शेल में था, ये दे दिया तो इसका ये वाला शेल खत्म हो गया, डीजेनरेट हो गया, और इसका जो वैलेंस शेल बचा उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी एक तरीके से कंप्लीट हो गया। और इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 थे और इसने 1 सोडियम से ले लिया तो 8 हो गए। इस तरह दोनों स्टेबल हो गए। तो सच काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग विच इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन देम as a resultant a force of attraction generate between them and result in their bonding. Such kind of a bonding is called ionic bonding or electrovalent bonding. Thank you.